पेपर आ गए 4-5 दिन बाद आरपीएससी 12th का फर्स्ट पेपर हो जाएगा फिजिक्स का। कुछ दिनों बाद जैसे आप पहला बोर्ड का पेपर दे लोगे, अब आप खुद सोचिए इस चीज़ के बारे में कि 7 दिन बाद आप फिजिक्स पूरी अटेम्प्ट करोगे, 4 यूनिट पूरा सिलेबस 56 मार्क्स का पेपर। तो अभी आपकी तैयारी है इतनी कि 56 मार्क्स का पूरा पेपर एक साथ अटेम्प्ट कर पाओ। तो उसी के लिए आपके लिए 4 सेशंस होंगे अपने। उन 4 सेशंस में अपन 4 यूनिट करेंगे फिजिक्स की। 4 यूनिट कौन कौन सी अपने? यूनिट फर्स्ट चैप्टर वाला 1, 2, 3, यूनिट 2 चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 एंड यूनिट 3 चैप्टर 9, 10 एंड यूनिट 4 जिसे मॉडल फिजिक्स कहते हैं, चैप्टर 11, 12, 13 एंड 14। इस तरीके से 4 क्लासेस में 4 डिफरेंट सेशंस में पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, आपका जो सिलेबस होगा ना, वैसे कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर एंड टाइम पे क्या पढ़े, 5 दिन बचे हैं, 5 दिन में नया तो कुछ पढ़ पाएंगे है नहीं। तो उनको ये कहना चाह रहे हैं कि 5 दिन में नया तो कुछ मत पढ़ना, जो पुराना पढ़ रखा है ना बस उसको एक बार रिवाइज कर लो। उनको रिवाइज कर लो, अभी नया पढ़ने बैठोगे ना तो पुराना और भूल जाओगे। जो पुराना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करो, जो आपके पूरे साल में जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर को एक बार रिवाइज कीजिए, देखिए उन पेपर्स को, और उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स होते हैं बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिखवाते, तो पूरे साल जो पेपर लेते हैं ना उसमें उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। एक चीज़ और है, जैसे जिनके अभी तैयारी अच्छी है उनको भी कई लोगों को डर लग रहा है कि भाई सर 90% तक तो हो जाएंगे, लेकिन ये 90 से 95, 97 तक की जो लड़ाई होती है उसको करने के लिए मैं आपको बता दूं, रट के आप 90 तक भी ला सकते हो, कई बच्चे ला भी चुके हैं, लेकिन उसकी जो ऊपर की रैंकिंग होती है 93%, 94%, ये डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंट मेहनत से आएगी आपकी। ठीक है। तो अपन आज पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें चैप्टर 1, 2, 3 का एक शॉर्ट रिवीजन है। अगर इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे आप तो रिकॉल जल्दी होगा। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि न्यूमेरिकल में आपको इतना ज़्यादा दिक्कत ना आए, और पेपर से 2-4 दिन पहले का जो मटेरियल होता है अपन बहुत सर्च करते हैं, आप गूगल पे, यूट्यूब पे बाकी वीडियो सर्च करते हो, जैसे अगर कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल तो आधे घंटे में फिजिक्स पूरी पढ़िए, 2 घंटे में पढ़िए, वो वाले वीडियोस नहीं है। इसमें अपन क्या करेंगे, कंटेंट में जो भी हो सके ताकि आपसे पूरा एक बार अगर साल में पढ़ा है तो रिकॉल हो जाए, उस टाइप से कोशिश करेंगे जो हो जाए। तो सबसे पहली चीज आती है आपके यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट फर्स्ट में कितने चैप्टर है भाई? 3 चैप्टर है। कितने चैप्टर है यूनिट फर्स्ट में? यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट है, उसमें क्या क्या आएगा आपके इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं इसमें। चैप्टर फर्स्ट में पहले तो आएगा आपका चार्ज के बारे में। अब चार्ज के बारे में क्या पूछ सकता है? चार्ज के बारे में पहली चीज पूछ सकता है आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कितने टाइप की होती है भाई? 3 होती है। पहली क्वांटाइजेशन, दूसरी एडिटिव प्रॉपर्टी, एंड तीसरी कौन सी आपकी? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 3 प्रॉपर्टी है जो चार्ज को समझाती है। अगली चीज इसकी जो आती है वो होती है प्रोड्यूसिंग द चार्ज। अब प्रोड्यूस चार्ज 2 टाइप से कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप से? सबसे पहला तरीका है चार्ज को प्रोड्यूस करने का, प्रोड्यूसिंग ऑफ चार्ज कैन बी हेल्ड बाय 2 टाइप्स। सबसे पहला टाइप आपका, पहला टाइप का क्या है? बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, कंडक्शन समझते हैं? बाय कांटेक्ट, बाय कांटेक्ट। और एक आता है बाय इंडक्शन, बाय नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट मतलब चार्ज आपस में एक दूसरे से टच नहीं करता। ठीक है। कंडक्शन के 2 टाइप आते हैं। क्या पीछे दिख रहा है आप लोगों को?
कंडक्शन में जो टाइप होता है वो फ्रिक्शन की वजह से बनता है। चार्ज होता है वो फ्रिक्शन की वजह से बनता है। कंडक्शन के साथ टाइप नहीं आता, कंडक्शन में जैसा चार्ज होता है वो क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जानकर फ्रिक्शन में क्या होता है, अगर अपन क्या करेंगे प्लास्टिक की रॉड को किससे रब करें अपन, प्लास्टिक को किससे, फर्श से या फिर एयर से, इनसे रब करें तो इसमें तो कैसा चार्ज प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव चार्ज। और अगर अपन क्या करें ग्लास को किससे रब करें, ग्लास ले लो या एबोनाइट, एबोनाइट नाम सुना होगा, एबोनाइट या ग्लास को किससे रब करें, सिल्क से, तो क्या चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इस तरीके से कंडक्शन से होता है। इंडक्शन से आपने वो तरीका देखा होगा, दो मेटल स्फीयर ले लिए, मेटल स्फीयर को आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में रखा, कांटेक्ट में रखने के बाद एक चार्ज सरफेस अपन लाए ए और बी के पास में, बॉडी के पास ये लाए तो बॉडी चार्ज होगी। चार्ज होने का मतलब क्या होगा, इसके पास जो पॉजिटिव होंगे वो इधर आएंगे और जो नेगेटिव होंगे वो इधर आएंगे। एक तो तरीका ये होता है मेथड 1, मेथड फर्स्ट। सेकंड मेथड क्या होता है अपना, सेकंड मेथड होता है अपना क्या, बाय ग्राउंडिंग। अच्छा ग्राउंडिंग क्या होती है, अर्थिंग करना, शाबाश, दूसरा नाम बोल दिया अर्थिंग। मेथड 2 क्या होता है, ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग या अर्थिंग। ये तो वही बात हो गई, मैं पूछ लिया आपसे कि मुकेश कौन है, सचिन टू है, ये थोड़ी होता है। मैं तो आपसे मतलब पूछ रहा हूँ क्या है, आप तो दूसरा नाम दे रहे हो। ग्राउंडिंग ऑफ अर्थ क्या होती है, एक स्फीयर ले लिया, इसमें ग्राउंड कर दिया, ऐसे जैसे इसमें लेंगे तो एक चार्ज नीचे चला जाएगा और एक चार्ज इसे ऊपर रहेगा, इसे बोलते हैं ग्राउंडिंग। पहले मेथड में दो स्फीयर चाहिए होते हैं, दोनों चार्जेस बनते हैं। सेकंड मेथड में एक ही स्फीयर चाहिए होता है। ये तो था बेसिक चीजें जिससे, अच्छा इनसे क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल तो क्या ही बनेगा, न्यूमेरिकल के लिए तो एक ही फार्मूला है q इक्वल टू एनी। लेकिन अगर क्वेश्चन आया तो किससे आएगा, आपके क्वेश्चन आया तो किससे आएगा आपके इससे थ्योरी से। आपके छोटा सा क्वेश्चन आएगा कंसेप्चुअल कि ये क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ गया, इस टाइप से छोटा क्वेश्चन रहेगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है क्या अपना कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ, पहली बात तो कूलम्ब्स लॉ में क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं। पहला क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म। अच्छा कूलम्ब्स लॉ के टाइप भी होते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ होता है, आता है क्या, नॉर्मल कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, F12 बराबर माइनस का F21, और मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, K Q1 Q2 अपॉन R12 ले लो, R12 ले लो, 21 का कैप का क्यूब और R21 का क्यूब। अपन ने सीधा ही वेक्टर फॉर्म में लिख दिया इसका। वेक्टर फॉर्म के बाद एक चीज आती है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। सुपरपोजिशन में क्या होता है, सुपरपोजिशन में क्या होता है, सुपरपोजिशन में F = समीशन लेंगे I बराबर 1 से लेके n तक और K Q0 QI अपॉन R I0 का मॉड का स्क्वायर और R I0 का वेक्टर। ये आ गया इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन के बाद इसमें क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चार्जेस के। मल्टीपल चार्जेस का मतलब, जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपने बुक्स में भी देखा होगा एनसीईआरटी में भी, कि एक चार्ज ये रहा Q, एक चार्ज ये रहा Q1 Q2 और एक Q3। मैंने पूछ लिया फाइंड नेट फोर्स ऑन Q3 चार्ज R, ये डिस्टेंस दे दिया तीनों। अब इस पॉइंट पे, इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अच्छा इन क्वेश्चंस को करना आता है तो श्योर बिल्कुल आता है, पूरे साल हमने किया है। Q3 ले लिया तो Q2 इधर फोर्स लगाएगा, क्या बोलेंगे इसको, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और ये फोर्स लगाया इधर, क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ये एंगल कितना है, ये एंगल 60 डिग्री है, क्यों, क्योंकि दैट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होती है तो तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। ऐसा हो तो यहाँ पर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल आता है 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ से हम देख सकते हैं F = कितना आएगा, √F31 प्लस F32 प्लस 2 F31 F32
थीटा या cos 60, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये इस फॉर्म में भी आ सकता है, स्क्वायर की फॉर्म में भी आ सकता है। ये एक स्क्वायर आ गया, इसमें चार चार्जेस दे दिए अपन ने, Q1, Q2, Q3 और Q4। मैंने दे दिया इसमें साइड कितनी है, R R R और ये R। तो Q3 पे फोर्स पता है, फाइंड F ऑन Q3। ठीक है, तो थोड़ा टाइम देंगे आपको, थोड़ा टाइम देंगे, एक बार वो करके दिखाइए जरा, एक बार आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, हाँ तो उम्मीद करते हैं यार किया होगा आपने। आगे चलते हैं। ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में यही फायदा होता है, ऑफलाइन क्लास में ना पॉज हो जाते हैं सर, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं होते, ऑनलाइन में पॉज कर देते हैं। तो आपने लिख लिया होगा पूरा, हमें उम्मीद है बड़े जोर शोर से आप पढ़ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए आपसे, और अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चंस के बाद अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आ सकता है, किसमें, आपके ऑप्शंस वाले में आ सकता है, जो होता है ना, जो क्वेश्चंस कुछ मैंने डिसाइड करते हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चन भी हर चैप्टर से होते हैं। जैसे आ गया कि भाई विच फोर्स इज बेटर, कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ वी हैव, चलिए इस चीज को समझते हैं। अगर हमारे पास जैसे ये है, एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, दोनों की डिस्टेंस r है, और एक है अपने पास m1 और एक है m2, दोनों की डिस्टेंस कितनी r है। यहाँ पर भी इंटरेक्शन दिखाता है F = G m1 m2 by r², और यहाँ क्या आता है F = K Q1 Q2 by r²। आएगा नहीं आएगा। इफ वी हैव ग्रेविटेशनल लॉ, व्हाई वी नीड कूलम्ब्स लॉ। क्वेश्चन उठता है भाई ग्रेविटेशनल लॉ है, ये ग्रेविटेशनल लॉ दो चार्ज के बीच में फोर्स बताता है, जो कूलम्ब्स लॉ भी बताता है। ये न्यूट्रल के बीच में भी बता सकता है, लेकिन ये सिर्फ चार्ज के बीच में बताएगा। तो अगर हमारे पास यही था तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी है तुमको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी कुछ लिमिटेशंस है, इसकी कुछ लिमिटेशन, ये लार्ज बॉडी के लिए लगता है, ये स्मॉल बॉडीज के लिए नहीं लगता, लेकिन ये स्मॉल और लार्ज दोनों बॉडी के लिए लगा सकते हैं अपन इसको। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, जो अपन ये जो छोटे चार्जेस में, छोटे पार्टिकल्स में जो इंटरेक्शन देखते हैं, ज्यादातर कूलम्ब फोर्स में से होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे वेरी नहीं करता, या फिर वहां पे अपना इफेक्ट नहीं दिखाता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट फोर्स तो है, लेकिन शॉर्ट रेंज फोर्स है। अगली चीज क्या आती है, एक तो इसमें कई बार रेशो पूछ लेता है, कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ में और क्या चीज आ सकती है आपके, मल्टीपल चार्जेस, नल पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा 4q और दूसरा चार्ज ये रहा 1q। मैं यहाँ पर इसको बोल देते हैं 10q बोल देते हैं, मैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। किस पॉइंट पे नल पॉइंट आएगा, नल पॉइंट समझते हो ना, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर 0 आएगा। तो मैं अगर इसको अपन x डिस्टेंस मान ले तो यहाँ कितना आएगा, बाकी का r - x होगा। ठीक है, नल पॉइंट आगे लेते हैं जहाँ पे इसका फोर्स F और इसका फोर्स F बराबर होगा एट पॉइंट E, एट पॉइंट E फोर्स ड्यू टू चार्ज 4q and 10q will be equal, दोनों की तरफ से बराबर होगा। तो पॉइंट P पे क्या होगा, F, इस पे मान लेते
अंदर चार्ज Q नॉट है, तो F बराबर कितना आएगा, K Q नॉट 4Q अपॉन डिस्टेंस x स्क्वायर इज इक्वल टू K Q नॉट 10Q डिस्टेंस कितनी r माइनस x स्क्वायर। क्या इसको कैलकुलेट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं, आ जाएगा। ठीक है, एक टाइप का ये जो कूलम्ब्स लॉ के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बताया मैंने आपको। कूलम्ब्स लॉ बड़ा नहीं, बस दो तीन चीजें ध्यान रखना कूलम्ब्स लॉ में। सबसे पहली चीज क्या आएगी आपके, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वेक्टर फॉर्म, इसका सुपरपोजिशन, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज कूलम्ब्स लॉ में जरूरी है। इसके अलावा इसके क्वेश्चंस एक तो मल्टीपल चार्जेस का बनता है, मल्टीपल चार्जेस के इतने हार्ड नहीं है, वो स्क्वायर बना दिया या ट्रायंगल बना दिया, उसके कॉर्नर पे चार्ज रख दिए, एजेस पे चार्ज रख दिए, वैसे क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरे क्या आता है, नल पॉइंट वाले, ज्यादातर क्वेश्चंस यही आएंगे आपके, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यही आएंगे। अगर फिर भी उसने कुछ नई क्रिएटिविटी दिखा दी, जैसे इस बार सीबीएसई वाले पेपर्स में दिखाई है, तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अगली चीज आती है अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब अब इसकी बात पूरी हो चुकी थी, इसकी बात पूरी हो गई फोर्स की, अब आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, ये जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं इन क्वेश्चंस को देखना, और इसके टाइप के क्वेश्चंस और मिलेंगे आपको, वो भी करना। एनसीईआरटी के 7 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय कैपिटल ई, इसका रिलेशन क्या होता है, E इक्वल टू F अपॉन Q, यही होता है ना, यही होता है ना। शॉर्ट रिवीजन में अपन ने देख रहे, फॉर्मूला देख रहे, डेरिवेशन हम अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट में आपको बताऊंगा ताकि आपको रिकॉल रहे। और जब आप वो कीजिए, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल निकालिए, तो न्यूमेरिकल में आपके पास पूरा एक साथ रहे। दूसरी चीज, आपके पास एक न्यूमेरिकल करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। फॉर्मूला शीट से क्या होता है, बार बार नोट्स पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डेरिवेशन याद है उसकी फॉर्मूला शीट लिखिए, सारे फॉर्मूले एक जगह हैं, तो जब भी आपको अगर कोई डेरिवेशन याद नहीं है तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये वैल्यू डेरिवेशन ठीक है, सॉरी ये वाली डेरिवेशन वीक है, ये वाली डेरिवेशन ठीक है, और उस हिसाब से आप पता लगा पाएंगे कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, किस चैप्टर में ज़्यादा टाइम देना चाहिए लास्ट फ्यू डेज में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू Q, तो अपन इससे E की वैल्यू तो ये है, E की वैल्यू कितनी है अपने, K Q स्क्वायर अपॉन R। अच्छा, 4 वैल्यूज आएगी आपके पूरे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। एक तो आएगी आपकी फोर्स की, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R। एक आएगी आपके E इलेक्ट्रिक फील्ड की, K Q1 बाय R। एक आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं Q1 चार्ज ये रहा बड़ा और Q2 चार्ज ये रहा छोटा सा, दोनों की डिस्टेंस आ रहा है, उस केस में ले पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, K Q1 बाय R। और तीसरी क्या आएगी, एनर्जी कितनी आएगी, K Q1 Q2 बाय R। ये 4 वैल्यूज आएगी, ये चारों इसमें स्केलर क्वांटिटीज में दे रखी है। इनकी टेबल बना लेना पहले, तो एक तो ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और Q इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये चारों के रिलेशंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये आता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उसमें क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए इमेजिनरी लाइंस व्हिच शोज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हिच शोज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग है या कितना वीक है, वो कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से पता चलेगा, ठीक है। इसको ई से लिखा है अपन ने। इसके और भी कुछ एप्लीकेशंस आते हैं। अच्छा, एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी प्रॉपर्टीज की कुछ, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में जाती है, ठीक ना भाई। दूसरी क्या होती है, अगली क्या होती है भाई, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाती है, पहली आ गई। दूसरी क्या, इंटरसेक्ट नहीं करती, बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो सर धरती फट जाएगी, या ऐसा कुछ होगा, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, ऐसा क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करे तो मैथमेटिक्स की एक इनिशियल लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इनिशियल लॉ क्या है, ये एक टेंजेंशियल मोशन शो करती है मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
field lines shows टेंजेंशियल मोशन। टेंजेंशियल मोशन क्या होता है? टेंजेंट बना के मूव करती है, और एक जो पॉइंट होता है ना उस पर सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है। जैसे मान लो अगर इंटरसेक्ट करती है, एक तो टेंजेंट ये था, एक टेंजेंट ये था, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हो? नहीं हो सकता। तो मैथमेटिक्स का इनिशियल लॉ फॉलो नहीं करेगा अगर ये इंटरसेक्ट करा। आया? तो मैथमेटिक्स इज द बेसिस ऑफ फिजिक्स, ठीक है, और द टूल ऑफ फिजिक्स टू सॉल्व इट। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। समझ में आया? ये रीजन है उसका, बिकॉज इट परफॉर्म्स टेंजेंशियल मोशन। दैट्स व्हाई on a single point there is not possible to form two tangent at a single या instant point। कोई दिक्कत? ठीक है, अगले की प्रॉपर्टी क्या होगी? फॉर्म्स अ लूप या डू नॉट फॉर्म्स अ लूप? इट डू नॉट फॉर्म्स अ लूप। जानते हो, जहां से स्टार्ट किया तो वहां से नहीं आएगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन उठता है, अगर ये लूप बना है तो मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन फॉलो नहीं करेगा? मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन थी जो लूप की बात करती थी? सही है क्या? पूछिए सर, आपने चैप्टर 1 2 3 का रिवीजन चल रहा है, 8 मिनट में कैसे पूछ गए? चलो ठीक है, बैक टू फर्स्ट वाले पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है जो फॉलो नहीं करती, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आप भी बताओ कैसे। आगे चलिए, आगे चलते हैं। तो बोर्ड भर गया, वैसे बचा है थोड़ा सा, इसको भी भर देते हैं। इसके बाद तीन चीजें आती हैं। एक तो आता है क्या? लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा क्या होता है? शाबाश, सबको पता है। लैम्डा क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन, सॉरी Q बाय L। सबको पता है, बाहर खड़े ऑटो वाले को भी पता है। तो लैम्डा बराबर Q बाय L। एक सिग्मा बराबर कितना होता है? Q बाय एरिया। और तीसरा क्या होता है? रो बराबर कितना होता है? Q बाय V। शाबाश। अच्छा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चीजों के लिए निकालते हैं। तीन चीजों के लिए निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किस किस के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? किस किस के लिए निकाल सकते हैं? फॉर अ लॉन्ग वायर निकाल सकते हैं ना, फॉर अ शीट एंड देन फॉर अ क्यूबॉइड। इन तीनों के लिए चार्ज निकाल सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला था, वो फॉर्मूले का रिजल्ट अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, करो वो काम जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, छापो। हाँ भाई, लिख लिया होगा, हमें उम्मीद है। चले आगे। शाबाश, सबने लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई, अगली चीज क्या आती है? कहां तक पहुंचे अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ लिया, अपन ये पढ़ लिया। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज आती है। तो यहाँ पर एक नई चीज आ जाती है, डाइपोल। क्या आता है? डाइपोल। डाइपोल, व्हाट इज डाइपोल? P बराबर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ठीक है। तो दो सेम चार्ज लेकिन अपोजिट नेचर वाले, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके साथ अपन क्या लिख सकते हैं? डाइपोल लिख सकते हैं। Q इनटू R लिख सकते हैं क्या? अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, स्केलर फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो दिक्कत डाइपोल होता है। इससे तीन चीजें आती है। इससे भी नल पॉइंट निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्या आता है भाई? इधर मान लो प्लस की ले लिया, इधर माइनस की ले लिया, डिस्टेंस r ले लिया अपन ने। मान लेते हैं इसकी a लेंथ, इसकी a लेंथ। अच्छा, a और a दोनों अलग अलग क्यों लेते हैं सर? कुछ और डिस्टेंस के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो करती है और ट्रेंड है तो हम भी फॉलो करते हैं। बात इतनी है, E = 2kp/r3। ये रिजल्ट याद होगा आपको।
एक्सियल के लिए, और एक इक्विटोरियल के लिए भी आता है, ई इक्विटोरियल। इक्विटोरियल का मतलब प्लस चार्ज इधर, माइनस चार्ज इधर, और डिस्टेंस कितनी है आपके पास ए और ए, और दूसरा जो चार्ज है वो इधर है आर पे। ओके, इसके लिए आया, इसके लिए कितना आता है के पी बाय आर पी। सो ड्यू टू इट द रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्विटोरियल इज ई एक्सियल should be equal to 2 times of E equatorial. That's the relation between E axial and E equatorial. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, आगे चलते हैं। डाइपोल आ गया। डाइपोल के बाद अगली चीज क्या आएगी तुम्हारे? इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। प्रॉपर्टी के बाद हमने बातें कर रही हूँ, 4 दिन में पेपर है, बताओ अभी भी नहीं समझ रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगली चीज आती है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस E। देखा है क्या फॉर्मूला? सब देखा है सर? P क्रॉस E या फिर टॉर्क बराबर P E sin थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, एक ये आता है। अगली चीज क्या आती है तुम्हारे? इसमें अब एप्लीकेशन आ जाती है गॉस लॉ। अब यहाँ से गॉस लॉ स्टार्ट होता है। गॉस लॉ से पहले हम आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा दें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? डिनोटेड बाय phi ऑफ E। फॉर्मूला क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। व्हाट इज ds? एरिया। डॉट लगाया है, इसका मतलब कौन सा है? cos थीटा लगेगा, मतलब स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो phi b बराबर phi e बराबर कितना आएगा आपके पास? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। E ds cos थीटा आएगा, नहीं आएगा? या फिर d phi ले लेते हैं, कंफ्यूज ना हो। तो लिखते हैं आगे स्केलर फॉर्म आ गई, आ जाएगा। जब के आते हैं हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या आएगा? गॉस लॉ आएगा। अब गॉस लॉ में सबसे पहले चीज क्या आनी चाहिए गॉस लॉ में? अच्छा, गॉस लॉ पहला ऐसा लॉ है जो कूलाम ने नहीं दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अब तक के जितने भी लॉ थे इसमें कूलाम से आया था, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझाया, इन सब के बारे में उसने समझाया था। गॉस पहला साइंटिस्ट था जो इसके बारे में नहीं बता पाया, तो इसको प्रूव करना था। इससे क्या प्रूव किया था इसने? उसने क्या किया था? अपने लॉ से कूलाम्स लॉ निकाला, मतलब कूलाम लॉ उठाया, कूलाम लॉ को डिराइव करते करते क्या निकाला? गॉस लॉ निकाला। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या आता है भाई? डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलाम्स लॉ। कौन से लॉ से? कूलाम्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना इस बार, आ सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, डी फाई आ गया। अच्छा, उसके बाद किसका? गॉस लॉ का वैल्यू आती है। गॉस लॉ क्या कहते हैं? फाई ऑफ बी बराबर कितना आता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds बराबर q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे सिग्मा समेशन मिलेगा। ये कहता है। इससे 3 एप्लीकेशन आते हैं। पहली एप्लीकेशन किसके लिए थी? पहली एप्लीकेशन किसके लिए थी? फॉर लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अच्छा, लॉन्ग वायर के लिए तो कूलाम ने भी निकाला था, लेकिन उसमें जो कंपोनेंट था ना वो लेंथ का आ रहा था। किसका आ रहा था? E बराबर कितना आ रहा था? लैम्डा l, a लैम्डा l बाय r स्क्वायर। इसके लिए यही था भाई, यही था ना। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? यहाँ लेंथ है, यहाँ इनफाइनाइट लेंथ है। अब लेंथ का कंपोनेंट इधर लिख नहीं सकते, तो गॉस लॉ ने क्या बोला कि एक सरफेस बनाएंगे। कौन सी सरफेस? गॉसियन सरफेस। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी गॉस ने दी थी, शाबाश, बिल्कुल सही है ना। गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी एक इमेजिनरी है और इसका एक फिक्स सिमेट्री होती है। सबसे पहली बात तो इमेजिनरी सरफेस व्हिच हैव फिक्स सिमेट्री एंड शोज द टोटल चार्ज इन। ठीक है, उसमें जो भी चार्ज होगा अपन उसको ही कैलकुलेट करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो इससे क्या आएगा? 2k लैम्डा बाय r। ये जो
फॉर्मूला बनाया था वो गॉस ने बताया था, 2k लैम्डा बाय r, ये इसने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। उसके बाद अपना एक सरफेस के लिए आता है फॉर सरफेस। अब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में क्या आता है, इस तरीके से प्लस सरफेस ले ली। मैंने पूछ लिया कि r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, इस पे बताइए इस पे कितनी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है फॉर r डिस्टेंस पे कांस्टेंट होता है। अगर मैं इस पॉइंट के लिए पूछूं ये भी इसके लिए आएगा, अगर 20 किलोमीटर दूर एक पॉइंट है उसके लिए पूछे तो उसके लिए भी यही आएगा। कोई दिक्कत आ गया समझ में? अच्छा, इससे भी एक टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्या टाइप का क्वेश्चन बनता है, दो पैरेलल शीट ले ली, उस पैरेलल शीट पे बताइए यहाँ यहाँ क्या होगा। एक क्वेश्चन है भाई इस टाइप से, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपसे पूछूं। एंड टाइम पे नोट्स रिवाइज करने के साथ ऐसे एक दो वीडियोस देख लो, बहुत ज्यादा है ये भाई है। द ऑल व्हिच यू कैन डू इज दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशंस। अगर मैंने बोल दिया एक पॉइंट ए रहा, कितना डिस्टेंस r डिस्टेंस, दूसरा पॉइंट ए रहा, कितनी डिस्टेंस r, ये भी पॉइंट कितना है r डिस्टेंस, और एक पॉइंट ए रहा r डिस्टेंस, ठीक है। इस पॉइंट को बोला p, इसको बोला q, इसको बोला r, इस पे सिग्मा 1, इस पे सिग्मा 2, इस पे प्लस चार्ज, उस पे माइनस चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए, बता पाएंगे? अच्छा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज है। इस पॉइंट पे देखते हैं, अब ये पॉइंट चार्ज किया है, पॉइंट चार्ज पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव नेचर या नेगेटिव नेचर? पॉइंट चार्ज समझते हो, पॉजिटिव होता है, तो ये रिपेल करेगा, E1 इधर लगेगा और E2 इधर लगेगा, अट्रैक्ट करेगा वो, तो सही है नहीं है? तो एट P, तो E एट P पॉइंट पे कितना आएगा यहाँ पे, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, कितना आएगा भाई इधर E2 माइनस E1, E2 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 आ जाएगा E की वैल्यू। अच्छा एक चीज और निकालना है, बताइए किसका निकाल रहे हैं, सर Q को इसका निकाल रहे हैं, बाकी इसका तो निकाल लेंगे। पॉइंट किसका निकाल रहे हैं, Q का निकाल रहे हैं, Q के लिए देखते हैं क्या आएगा, E ऑफ Q के लिए। अच्छा एक तो इसको रिपेल करेगा ये इधर, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, दोनों जुड़ेंगे, तो E बराबर E1 प्लस E2 कितना आएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तीसरे के निकाल पाओगे, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सही है, इजी क्वेश्चन है। अब अगर इसमें मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल दूं तो ये न्यूमेरिकल बन जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होती है, जो बेसिक एप्लीकेशंस होती है और जो फार्मूला होता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते हैं, E की वैल्यू दे दी 10 माइक्रोकूलम, सिग्मा दे दिया कुछ वैल्यू, तो न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो बच्चे डरते हैं, वो सर नंबर आ गए हमारे नंबर नहीं आएंगे, आया समझ में? छाप हाँ भाई, तो लिख लिया होगा, आगे चलते हैं, क्या हो गया? तो उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, इतना ही टाइम चाहिए होता है आप यार। हमने तो सुना है टेस्ट के टाइम पे बच्चों की मतलब होता है ना, कैचिंग पावर बढ़ जाती है, हैं? अभी जैसे रिकॉल करने की पावर बढ़ गई, एग्जाम में चीटिंग करने को मिल गया, 2 मिनट में दे दिया पेपर के टाइम पे, हैं? तो फोटो मेमोरी हो जाती है, एक बार पन्ना भाई 2 पन्ने दिखाते, 2 लाइनें दिखाते, बाकी नहीं दिखा, हैं? वो वाला टैलेंट भी आ जाता है तुम्हें, आ जाता है क्या? हाँ पता है भाई, बड़े टैलेंट भी। चले आगे, हाँ भाई आगे चलते हैं। इसके बाद अगली चीज क्या आती है, इसके बाद गॉस की तीसरी एप्लीकेशन। अब तीसरी एप्लीकेशन में एनसीईआरटी में 2 चीजें हैं, बताओ। एक तो होलो स्फीयर के लिए, और आपके सिर्फ होलो स्फीयर के लिए आ गया, सॉलिड स्फीयर का आपका बस का नहीं है, बस का तो पहले कोर्स में है ना, करने वाले तो करते भी हैं, ऐसी बात नहीं। अभी उसके लिए दिमाग मत लगाना, अभी सिर्फ होलो स्फीयर का देखते हैं। होलो स्फीयर में क्या होता है, लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव स्फीयर
which contain charge q of radius r and have a point charge outside, on the surface, inside the surface. तीन केसेस होते हैं. एक तो अपन ने ले लिया है जो डिस्टेंस है r, यहाँ के लिए पहले तो गाउसियन सरफेस बनेंगे. याद रखना स्फेरिकल बॉडी 3D बॉडी के लिए कैसी होती है गाउसियन सरफेस, 3D बॉडी के लिए स्फेरिकल कैसी होती है, स्फेरिकल होती है. 2D बॉडी के लिए कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है. सही बात है, सही है. और 1D के लिए भी सिलेंड्रिकल होती है. गाउसियन सरफेस 1D और 2D के लिए सिलेंड्रिकल बनती है और 3D के लिए स्फेरिकल बनती है. बस बात खत्म. इतना याद रखो, याद रहेगा. ठीक है, तो लिख दे चाहो तो. अरे लिख दो. 1D और 2D, 1D 2D जानते तो हमें, शुक्र है. कितनी होती है सिलेंड्रिकल, और 3D के लिए कैसी होती है, स्फेरिकल. क्या, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस. बड़ा ही आसान सी चीज है. तो इसमें तीन आएंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए क्या आएगा, मतलब R ग्रेटर देन R, इसके लिए कितना आएगा, K बोलो, K Q बाय R स्क्वायर. इनसाइड के लिए कितना आएगा, E इनसाइड. मतलब पहले तो सरफेस के लिए लेते हैं, सरफेस के लिए R इक्वल टू R कितना आएगा भाई, K Q बाय R स्क्वायर. यहाँ पर जो E है प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर. यहाँ जो E है वो कांस्टेंट है और मैक्सिमम है. मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा. और अंदर क्या आएगा, R ग्रेटर देन R के लिए E इनसाइड के लिए कितना आएगा, K Q. अरे भाई सीधी सी बात है, 0 आएगा. 0 क्यों आएगा, इनसाइड चार्ज 0, कारण चार्ज 0, तो चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0. अंदर चार्ज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अंदर खाली कैसे चार्ज होगा. ये डिपेंड करता है, ये चीज की भी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्लोज कंडक्टर इज 0. और ये चीज सबसे पहले कौन समझाया था, नाम बताया था तुमको, फैराडे लॉ ऑफ केज, फैराडे केज लॉ. याद है, फैराडे केज लॉ. ठीक है, कि भाई जैसे मान लो टिफिन है, टिफिन में तुमने रखा, टिफिन में फोन रखा, मेटल का टिफिन, उसको पूरा बंद कर दिया तो उसमें सिग्नल नहीं आएगा. क्यों, केज लॉ दिखा रहा है. उसके बाहर रेडिएशन मिल जाएगा, उसके अंदर रेडिएशन नहीं आएगा. ठीक है, ये तीनों कंडीशन से, इन तीनों कंडीशन से ग्राफ बनता है. ये कंडीशन याद रखना, न्यूमेरिकल में बहुत काम की आएगी. KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर और 0. इससे क्या होगा, एक ग्राफ बनाओगे तुम किस किस के बीच का, R और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का. अच्छा, समझाने के लिए यहाँ पे एक सर्कल बना दिया. ये रेडियस R होगी, अंदर की तरफ 0, सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस पे मैक्सिमम, फिर कम होता जा रहा है. पता है क्या, ये चीज पता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आई बात समझ में. तो एक क्विक रिवीजन लिया हमने चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 और चैप्टर 3. अब चैप्टर 2 पे चलते हैं. चैप्टर 2, चैप्टर 2 में सबसे मेन चीज क्या आती है, चैप्टर 2 दो चीजों पे डिपेंड करता है. किस किस पे, पहले पॉइंट क्या है, पोटेंशियल. किस पे, पोटेंशियल. और दूसरी चीज क्या है, कैपेसिटर, कैपेसिटर. ठीक है, सबसे पहले पोटेंशियल देखते हैं. पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है. सबसे पहली बात तो इसका सुपरपोजिशन निकालेंगे, लेकिन वेक्टर फॉर्म नहीं निकालेंगे. तो इसका अपना क्या आएगा, पोटेंशियल V इक्वल टू कितना होता है, KQ बाय R. होता है नहीं होता, या W अपॉन Q. सही बात है, नहीं है. ये पोटेंशियल के दो फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म वगैरह का निकालने की जरूरत नहीं है. सुपरपोजिशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन I इक्वल टू 1 से लेके n तक KQI अपॉन R. ये इसका पोटेंशियल निकल जाएगा. इसके बाद अगली चीज क्या आती है, इसके बाद आती है एक आपके पोटेंशियल में एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. या फिर डाइपोल में जो यूज करते हैं अपन, जैसे अपन ने ले लिया एक डाइपोल, ये प्लस का चार्ज है, सॉरी डाइपोल ले लिया, ये प्लस Q और ये माइनस Q. एक तो ये डिस्टेंस A और ये भी डिस्टेंस कितनी है, A. इस सरफेस में R डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट पे क्या आएगा, इस पॉइंट पे क्या आएगा भाई, V की वैल्यू V इक्वल टू KQ बाय R. लाइक दिस केस, KQ बाय R, तो मतलब V प्रोपोर्शनल टू R. अच्छा, एक तो ये तरीका पता होगा, तो समझ में आ रहा होगा. दूसरा क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, अगर क्या ले प्लस Q और माइनस Q लिया और ये डिस्टेंस A और ये भी डिस्टेंस A,
और ये डिस्टेंस r है, तो इसके लिए याद रखना v इक्वल टू 0 कर देना डायरेक्ट। रीजन क्या है, एक यहाँ फोर्स लगेगा, एक यहाँ फोर्स लगेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काटने की कोशिश करेंगे और 0 हो जाएगा। बात आई समझ में? फॉर द डिफरेंट चार्जेस पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, फॉर द डिफरेंट चार्जेस पोटेंशियल विल बी रिड्यूस्ड, माइनस होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम है क्योंकि दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, नेट पोटेंशियल 0। कोई दिक्कत? अगली चीज क्या आती है, एनर्जी आती है। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी आती है U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R। एनर्जी बोलो या वर्क डन बोलो बराबर है। इसका भी सुपरपोजिशन आता है, U इज इक्वल टू क्या लेंगे, सबमिशन। अब यहाँ पर दो सबमिशन आते थे, छोटा सा ही फॉर्मूला है, देख लेना, J इज इक्वल टू 1 से लेके n तक K Q I Q J अपॉन R I J। और यहाँ पर ऐसे लिख लो, और एक चीज आती है क्रॉनिकल डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉनिकल डेल्टा। क्रॉनिकल डेल्टा वो केस होता है जहां पे I नॉट इक्वल टू J होना चाहिए। अगर I इक्वल टू J हुआ तो इट शुड बी 0, इट शुड बी 0। छोटा सा केस होता है, क्रॉनिकल डेल्टा बोलते हैं। नाम थोड़ा सा कौन सा लग रहा होगा, याद रखो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद अगली चीज क्या आती है, पोटेंशियल के बाद एक बार लिख लीजिए इसको, आपको अच्छा खासा टाइम देगा लिखने का। हम चाहते हैं आप सिंगल सही सलामत पेपर देने जाओ, आप भी यही चाहते हो, चाहते हो ना? ग्लूकोज की बोतल चढ़ी हो, सर पे पट्टी लगी हो, ऐसे पेपर जाते हैं अच्छे नंबर होंगे। सही बात है, नहीं है? सही बात है। हाँ भाई, आगे देखते हैं, लिख लिया होगा। इसके बाद अगली चीज क्या आती है, कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटर में पता है कितने टाइप के कैपेसिटर हैं? 3 टाइप के कैपेसिटर हैं सर। क्या होता है कैपेसिटर? The device which can store the charges is known as capacitor. The device which can store the charges is known as capacitor. कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं? हमारे घर में जो करंट आता है वो कम पड़ता है, किसके लिए? किसी डिवाइस का इनर्शिया ब्रेक, इनर्शिया समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। इनर्शिया ब्रेक करने के लिए कम पड़ता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं। थोड़ा सा समझते हैं, एक बार 2 लाइन में समझते हैं। अपने घर में करंट आया, मान लो कितना, 1.5 एम्पीयर या 2 एम्पीयर आया। हमारे डिवाइस को चलाने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, चाहिए होगी, वो इतना रिक्वायर्ड नहीं होगा। किस चीज के लिए? उसको चलाने के लिए, इनर्शिया ब्रेक करने के लिए। तो इनर्शिया ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होता है? कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर करता है और उसको एक साथ छोड़ता है, ताकि क्या करें, डिवाइस एक बार में चल जाए। कोई दिक्कत? ठीक है। तो कैपेसिटर में जो चीज आती है पहले, उसका फॉर्मूला होता है Q प्रोपोर्शनल टू V। सही है क्या? प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है CV। व्हाट इज C? कैपेसिटेंस। क्या आता है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस 2 टाइप के होते हैं कैपेसिटर। पहला क्या होता है, बाय द वे 3 टाइप के होते हैं। पहला आता है तुम्हारा स्फेरिकल, स्फेरिकल प्लेट। दूसरा क्या होता है, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल प्लेट। और तीसरा क्या आता है, पैरेलल प्लेट। स्फेरिकल प्लेट में क्या आता है, सिंगल प्लेट के लिए कितना आ गया आपका, C is equal to R upon K या फिर 4 pi epsilon naught R। इसकी जरूरत है नहीं अभी,
इसको क्या आएगा, C इज इक्वल टू कितना आएगा इधर, एप्सिलॉन नॉट A बाय T। अब इतने आसान क्वेश्चन तो आएंगे नहीं तुम्हारे। इसमें भी आपको क्या लगाएगा, डाइलेक्ट्रिक लगाएगा। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक वो डिवाइस होता है, वो मटेरियल होता है जो करंट अलाउ नहीं करता लेकिन पोलराइज हो जाता है, पता है ना, पोलराइज हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक लगाने के कितने फायदे होते हैं, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई वी यूज डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या रीजन था डाइलेक्ट्रिक लगाने का, क्या फायदा होता है डाइलेक्ट्रिक लगाने से? एक्स्ट्रा पढ़ा था लगा दिया, है ना, ऐसा नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक लगाने के दो फायदे हैं। पहला क्या है, टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द कैपेसिटिव प्लेट। कैपेसिटर प्लेट ऐसे चिपकती है प्लस माइनस के चार्ज से, बीच में एयर होती है, कुछ नहीं होता, चिपकती है। पहला काम होता है टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। दूसरा क्या यूज होता है इसका, दूसरा यूज होता है जो वाइडली यूज होता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा देता है। कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट क्या है यहाँ पे मैं बता दूं, ई नॉट क्या है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल, और ई क्या है, आफ्टर अप्लाइड डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है के, इसकी यूनिट वगैरह निकालने में भी टाइम नहीं लगाएगा। ई नॉट बाय के, वी की वैल्यू भी कम हो जाती है, वी नॉट बाय के, बट क्या बढ़ जाता है, सी बढ़ जाता है, सी इज इक्वल टू सी नॉट इनटू के। सी की वैल्यू बढ़ जाती है, बाकी चीजें वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। कुछ नहीं करना, तो डाइलेक्ट्रिक अगर अपन ने ऐसे मीडियम लिया और उसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया पूरी टी वृत्त है और उतने वृत्त का डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, इसका एरिया कितना है, ए, तो कितना आएगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इनटू के। कोई दिक्कत? अगर क्या करती है, डाइलेक्ट्रिक लगा दिया अलग वृत्त का, कितने वृत्त का, थोड़ा कम वृत्त का लगा दिया, मान लो T1 वृत्त का लगा दिया और पूरी वृत्त कितनी है, डी, तो क्या होगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अगर दो डाइलेक्ट्रिक लगा दिए तो एक प्लेट ली, उसमें दो डाइलेक्ट्रिक अलग अलग लगा दिए, ये पहला ये दूसरा, पहला क्या है K1, ये K2, इसकी वृत्त T1, इसकी वृत्त T2, पूरी वृत्त D, तो कितना आएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T1 माइनस T2 एंड देन प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। दैट्स द फाइनल फॉर्मूला फॉर डाइलेक्ट्रिक। ओके, इसके बाद इसके दो कॉम्बिनेशंस होते हैं, कौन कौन से, पैरेलल और सीरीज, जो बिल्कुल उल्टे होते हैं, किसके साथ, जैसे रेजिस्टेंस के। तो पहला कौन सा कॉम्बिनेशन आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, या लिख देते हैं पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कितने टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, दो। पहला क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, जिसको ऐसे जोड़ते हैं, C1 का C2 का। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो याद रखने वाली बात है वो ये याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में Q क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, और V क्या होता है, चेंज होता है। ये जो चीज है ये आपको वेरिएबल क्वेश्चंस करने में काफी अलग अलग टाइप क्वेश्चन करने में याद रहेगा। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है, इसके क्वेश्चंस आते हैं ना इस टाइप से, जैसे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, सॉरी रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर जोड़ दिया, एक बैटरी जोड़ दी, बताओ उसको चार्ज करने में क्या होगा, डिस्चार्जिंग कैसे होगी। वैसे क्वेश्चंस कैसे होंगे, इन चीजों से, इन डेटा से होगा। फॉर्मूला तो Q इक्वल टू CV लगेगा, लेकिन उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, एक कैपेसिटर जोड़ा, उसके नीचे दूसरा कैपेसिटर जोड़ा, C1 और C2, C इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा, C1 प्लस C2 इधर, और यहाँ पे Q क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, और V क्या होगा, चेंज होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, छाप लो इसको, आगे चलते हैं। हाँ भाई, आगे चलते हैं। Q कांस्टेंट, अरे लगता है बुढ़ापे का सर, चेंज, और यहाँ पे कांस्टेंट, उल्टा हुआ भाई।
डाइलेक्ट्रिक के बाद अपना फॉर्मूला आता है इसका एनर्जी का। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको ताकि आप इस क्लास में अभी निकाल पाए, है ना। यही बात होती है, यही जोश चाहिए। देखो सबसे पहले क्या आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे आपने कि कैपेसिटर जोड़ा, एक और कैपेसिटर जोड़ा, उसके बाद क्या करेंगे, एक और कैपेसिटर जोड़ा, फिर एक और कैपेसिटर जोड़ा, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट कैपेसिटर जोड़ दिए। सबकी वैल्यू कितनी है, सी। तो क्या निकालना है, फाइंड सी इक्विवेलेंट। दूसरा क्या आएगा क्वेश्चन इस तरीके से, ये भी क्वेश्चन देखा होगा आपने। ये वो क्वेश्चन है जिनको कर लो तो बाकी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये कर लिए इसका मतलब आपकी तैयारी पूरी है। अगर ये क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, इसका मतलब बोर्ड वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। इस पॉइंट को ए बोला, इस पॉइंट को बी बोला, सी 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 का सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, सी। इसको करना है। अच्छा कुछ और भी आता है कैपेसिटर के क्वेश्चन, जैसे मान लो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया, एक यूं, और यहाँ पर एक और कैपेसिटर, और यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी, कितने 30 वोल्ट की। ये कितने के, 10 फैराड, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड के सारे। तो इसमें बता रहा है 10 माइक्रोफैराड। अब इस ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखो, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस है। इसमें आपको वोल्टेज दे रखा है बैटरी का, सारे कैपेसिटेंस दे रखे हैं। पहले तो क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना करें, सी इक्विवेलेंट। वी दे रखा है और हर एक पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। क्या निकालना है भाई, फाइंड आउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एवरी कैपेसिटर। कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हो जाना चाहिए आपसे हमारे अकॉर्डिंग, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपके नोट्स में मिल जाएंगे। अगली जो चीज आएगी वो क्या आएगी, कैपेसिटर के बाद अपने उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग उसका। अच्छा कैपेसिटर को चार्ज किया जा सकता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होता है। कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद अपने ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। What is corona discharge? The sharp end flows more current. The sharp ends of any capacitor plate express more amount of charge in the nature as compared to other compounds. ठीक है। अगली चीज क्या आएगी इसमें, कोरोना डिस्चार्ज। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें हाफ Q स्क्वायर बाय V। इस टाइप से तीन फॉर्मूले आपके, 2 into V होगा नहीं होगा, अरे तुम्हें बता के दिखाना पड़ेगा। हाफ सी वी स्क्वायर हो गया, C बराबर Q बराबर सी वी होता है अपने, तो V की वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई इधर। एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका Q इज इक्वल टू हाफ, ये पता है ना कहाँ से आता है, तो Q बाय V लिखा और V स्क्वायर रख दिया, तो क्या आएगा, हाफ Q बाय Q into V। एक तो ये आ गया। दूसरा अगला क्या होता है, U इज इक्वल टू हाफ, इसमें रख दो C, V की जगह वैल्यू रख दिया Q बाय C स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय C स्क्वायर, कितना आ जाएगा, हाफ Q स्क्वायर बाय C। तीन फॉर्मूले आ गए आपके पास एनर्जी के। इसके बाद आता है आपका एक डिस्चार्ज या फिर एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर। क्या आता है, एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर, एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी लॉस कैसी होती है, U बराबर हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ कितना आएगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये भी इसकी एक डेरिवेशन है और इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस डेरिवेशन को तो याद कर लेना। ओके After that we move forward for the chapter 3. Chapter 3 आपके ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पता है। जो चैप्टर 3 में जो चीजें आती है वो क्या है, मेन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए
अच्छा फॉर्मूला शीट शायद कईयों को बनाना नहीं आता होगा, तो मैं एक बना के बता रहा हूँ कैसे कैसे बनाना है। कुछ नहीं करना, पहले फॉर्मूला लिखना है जो फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में काम आता है। जैसे अपना एक Q चार्ज के लिए आता है, Q इज इक्वल टू एनी। एक करंट के लिए आता है, करंट के लिए क्या आता है भाई, I इज इक्वल टू Q अपॉन T आता है करंट, या फिर dQ अपॉन dt, या फिर करंट के बाद करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, J बराबर I बाई A। ठीक है, इसके बाद अपना आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आता है भाई, VD। VD बराबर न्यू इंटू, यही है क्या, सही। अच्छा एक आता है I बराबर VDNEA, आता है नहीं आता, इसको भी लिख सकते हैं I बाई A बराबर VD इंटू NE, ये J की वैल्यू आती है। इनसे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके। एक आता है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। एक आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या कहता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J बराबर सिग्मा E। क्या आता है भाई, J बराबर सिग्मा E, सुना है, ठीक है। ये इनकी डेरिवेशन आती है बेसिक। ओके, एक क्वेश्चन है इसमें, खैर इसके क्वेश्चन तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे काफी। अगली चीज क्या आएगी इसमें, आपके मेन समरी की तरह देख रहे हैं तो अगली चीज क्या आएगी, रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, R बराबर रो L बाय A। व्हाट इज रो, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, बाकी चीजें तो जानते हो। इसके बाद एक टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या होती है, T बराबर T नॉट, सॉरी R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अल्फा क्या है, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। अल्फा की वैल्यू हर मटेरियल के लिए अलग अलग आपको देगा, और डेल्टा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज क्या आती है आपके, कॉम्बिनेशन। ये चीज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या आता है, पहला तो सीरीज आता है। सीरीज में क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, कैसे जोड़ते हैं इसमें, या फिर सेम आ जाएगा तो R इज इक्वल टू N इंटू R, R इज इक्वल टू N इंटू R। इसमें कांस्टेंट क्या रहता है, I बराबर क्या रहता है, कांस्टेंट, और V क्या होता है, चेंज होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, देन R इक्विवेलेंट बराबर R बाय N। I क्या होता है, चेंज होता है, और V क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कोई दिक्कत, ज्यादा टफ नहीं है। इसके बाद अगली चीज आती है आपके कार्बन रेजिस्टर। व्हाट इज कार्बन रेजिस्टर, व्हाई वी यूज इट, टू जॉइंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, ठीक है। कार्बन रेजिस्टर क्या होता है, उसको लिखते हैं अपन रेजिस्टेंस को R बराबर AB प्लस माइनस इनटू 10 टू पावर C प्लस माइनस D%। ये फॉर्मूला याद है आपको, इसकी टेबल आती है पूरी बीबी रॉय वाली, ठीक है, छोटा सा है। इसके क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, हर साल आता है। इस बार पैटर्न कुछ नया है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन क्वेश्चंस तो यही सी देगा। ओके, लिख लीजिए।
याद रहेगा। चले आगे। हमारे ख्याल से इतना ही जरूरत आएगी उससे। कार्बन रेजिस्टर आ गया। इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल फॉर सेल। सेल का कॉम्बिनेशन आते हैं, दो कॉम्बिनेशन होते हैं ना सेल के, सीरीज वाले में, सीरीज वाले में डायरेक्ट जुड़ता है भाई। अच्छा, सबसे पहले आपको ईएमएफ वगैरह बताना है। ईएमएफ, व्हाट इज ईएमएफ? इलेक्ट्रो motive force. It's a force, like we called its force because it's a historical name. Historical name क्या होता है? जो पढ़ गया है ना, समझ में आया? जो पढ़ गया पढ़ गया। अच्छा, एक तो याद है, जैसे मान लो एक बैटरी लिया अपन ने, बैटरी के साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस आता है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको आप बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ये और बैटरी का भी। अगर अपन को V निकालना है, V = IR होता है ओम्स लॉ से। अगर अपन को बैटरी की प्योरेस्ट फॉर्म निकालनी है, मतलब E = कितना आएगा? I, टोटल रेजिस्टेंस R + R है, बिल्कुल एक्यूरेट रेजिस्टेंस, कितना आएगा? IR + IR। E की वैल्यू E = कितना आएगा? V + IR। देन इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस सब कुछ निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात की जाए बैटरी की, प्लस प्लस माइनस और यहाँ पर रेजिस्टेंस R1, यहाँ रेजिस्टेंस R2, यहाँ क्या आएगा? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ कैसे लिखेंगे अपन? तो V बराबर कितना आएगा? V1 + V2 और V की वैल्यू क्या आएगी? E1 - IR1 और E2 - IR2। ऐसे तो इसमें आएगा V में, और अगर अपन इसमें कैसे जोड़े बैटरी को? इस तरीके से जोड़े रेजिस्टेंस के साथ, क्या आएगा? यहाँ पे E1, यहाँ पे E2, यहाँ पे कितना आएगा? R1 और R2। तो यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, I = I1 + I2 और I की वैल्यू कितनी होती है? I = E - V/R1 और I2 बराबर कितना आएगा? E2 - V/R2। दोनों की वैल्यू रखने पे, कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आएगी। ठीक है, ये दो तरीके हैं अपन सीरीज और पैरेलल इन सेल निकालने का। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट व्हीटस्टोन, जिसकी एप्लीकेशंस काफी आती है, वो भी देख लेते हैं एक बार। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए आगे, इसमें भी डाल रहा है। हाँ भाई, क्या आएगा? व्हीटस्टोन में क्या होता है? चार रेजिस्टेंस लिए और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया बैटरी से, तो क्या आएगा भाई? यहाँ पे मान लो P, इसका Q, इसका R और इसका S है, तो P/Q = R/S होगा, और यही जो वैल्यू है वो क्या निकालेगा? आपका रेजिस्टेंस। इससे अपन अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। इसकी सबसे जो ज्यादा वाइडली यूज आने वाली एप्लीकेशन है वो है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज सुना होगा आपने। मीटर ब्रिज में क्या क्या यूज करते हैं अपन? आपके प्रैक्टिकल में भी आए होंगे। मीटर ब्रिज में अपन क्या करते हैं? मीटर ब्रिज में पहले तो दो एल शेप ऐसे लिया था अपन ने, याद हो तो, एक आई शेप, फिर उसमें एक एल शेप, और यहाँ पर एक वायर लिया था, यहाँ पे आर भी जोड़ा, रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू पता है अपन को, और यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस जोड़ा। देन यहाँ पे 1 मीटर की वायर है जिसको शायद 100 सेंटीमीटर बोल देते हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ के अपन ने एक जॉकी जोड़ी जिससे हम क्या निकाले? लेंथ निकाले। अब अगर वो लेंथ इतनी आ जाती है तो कितना आएगा? R/L = S, अननोन का 100 - L। तो S की वैल्यू निकाल जाते हैं R, और यहाँ कितना आएगा? 100 - L/L। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? R
100 माइनस 100 अपॉन एल माइनस 1, ये एस की वैल्यू आएगी। एक आता है तुम्हारा क्या, एक आता है तुम्हारा क्या, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, दो सर्किट होता है, एक तो प्राइमरी सेल के लिए और एक सेकेंडरी सेल के लिए। ठीक है भाई, उसमें एक वायर लेते हैं, कितने वायर, 10 मीटर का वायर इस तरीके से, और दो सेल लेते हैं, दो सेल डिफरेंट सेल के लिए, दो सेल लिए, एक तो डैनियल ले लिया, एक लैग्रांसी ले लिया, दोनों को की से जोड़ा इस तरीके से, और यहाँ से दोनों अलग अलग जॉकी से ऐसे जोड़ा। इसके लिए क्या आता था, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2, इससे अपन लेंथ और इसका EMF का रेशियो निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ये शॉर्ट रिवीजन हो गया बिफोर द पेपर अपन, ताकि आपको फॉर्मूले एक बार पता चले कि भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, यहाँ डेरिवेशन तो कर नहीं पाओगे, आप चाहे तो भी डेरिवेशन आपको इतने टाइम को पूरे, आप चाहे 5 दिन में सर साइड डेरिवेशन एक साथ लिख दीजिए तो नहीं हो पाएगा, और डेरिवेशन की आपको जरूरत भी नहीं है, हमारी बात मान लीजिए, आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं, आपको बस एक बार क्विक रिवीजन चाहिए। उस क्विक रिवीजन से क्या होगा, जैसे मान लो किसी की डेरिवेशन नहीं आती, जैसे किसी बच्चे को ये याद नहीं आ रहा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल याद नहीं आ रहा, उसको शॉर्ट रिवीजन देने के बाद वो उसको देख पाएगा कि हाँ भाई हमने ये कर लिया। आई बात समझ में? ताकि आपको पता चले आपको क्या आता है क्या नहीं आता। 1 यूनिट हुई है, 3 यूनिट और बची है, 3 यूनिट और करते हैं। ओके बिल्कुल, आज हम सिलेबस करेंगे, ठीक है, चलिए।